सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है इस इसरो एकेडमी के मंच पर। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, तो अब इस मेरे लेक्चर का सेकंड पार्ट आज आपके सामने है। इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा और ये लेक्चर अब कंटिन्यू आपके साथ आपको उपलब्ध होंगे। और इन लेक्चर को आप जब पढ़ेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस समय किसी भी कंपटीशन में जो जिस समय का जो वर्तमान पेपर का जो परिदृश्य या सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनका रोल ज़्यादा हो गया है। तो अब आप इकोनॉमिक्स को भी अवॉइड मत कीजिए। तो हमारी इस इसरो प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑफलाइन क्लास में भी हो रहा है और ऑनलाइन क्लास में भी मिल रहा है। तो इसको आप समेटिए और ध्यान से पढ़िए। तो बिना किसी देरी के हम फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ज़रा कल के लेक्चर को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। कल मैंने बताया था प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। भारत में एग्जाम्पल भी दिया था और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है। मैं उनका नाम भी ले लेता हूं जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था मेरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे देखिए, इसमें उमेश यादव ने भी जवाब दिया है और गौरव सिंह ने भी जवाब दिया है और इको ममता तिवारी, इन्होंने भी जवाब दिया है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग एक्टिव हैं। तो मैंने कहा ना, सक्रियता ही सफलता की जननी है। एक्टिवनेस इज द रूट ऑफ सक्सेस। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए, कल मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी था, उस क्वेश्चन का हल बताएंगे और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से इसको देखिएगा और कृपया देखने के बाद नोट्स बनाइएगा जरूर, क्योंकि आपके जो मैं हर दिन लेके लेक्चर आऊँगा और रोज़ ही क्लासेस चलेंगी। तो बिना देरी किए हम लोग फिर अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि उसमें से कौन सा टैक्स रिग्रेसिव है, तो मैं बता दूं, बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने जवाब सही दिया। उसमें कस्टम ड्यूटी और जीएसटी दोनों ही रिग्रेसिव है। क्यों रिग्रेसिव है मैं ये समझा देता हूं आपको। देखिए, हालांकि चलिए मैं उसका जवाब अभी लास्ट में दूंगा, पहले इसको पढ़ा देता हूं, तब मैं आराम से, क्योंकि शुरुआत में ही बताऊंगा तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, जो बच्चे आज नए जुड़े होंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं, तो इसका जवाब मैं दूंगा लास्ट में उस क्वेश्चन का। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लैफर कर्व के बारे में। लैफर कर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लैफर कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लैफर कर्व के बारे में पढ़ने के पहले ये कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे इंडिया में इनकम टैक्स का मैक्सिमम लिमिट 30% है। और मैंने बताया कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स कुछ हद तक प्रोग्रेसिव है। कृपया इस लेक्चर को देखने के पहले पिछले लेक्चर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वरना अचानक आप इस पे आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जो भी बच्चे आज नए पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके इसका पहला पार्ट 1 देख ले, फिर आप पार्ट 2 पे आएंगे। तो आज मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान देंगे। मैंने कहा था इंडिया में इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ हद तक प्रोग्रेसिव है और एक सीमा के बाद वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था इस ग्राफ से कि इनकम टैक्स हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है हमारे भारत में, कुछ वो ऐसा है। ठीक है, वो कुछ ऐसा है। याद कीजिए वो ग्राफ, मैं एक बार फिर आपको ग्राफ याद होगा कि ये कुछ ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था। ये हमारे इनकम टैक्स का ग्राफ है। यहां से यहां तक प्रोग्रेसिव है और फिर ये प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे था इनकम, याद आएगा आपको, और यहां पे था टैक्स रेट। आपने देखा था कि इनकम टैक्स 5%, 10%, 15%, फिर 30%, यानी 15 लाख तक, यानी 15 लाख के ऊपर इनकम टैक्स की रेट थी कितनी? 30%। यानी 30% के बाद भारत में इनकम टैक्स नहीं लगता। यानी 15 लाख के ऊपर आप जितना भी कमाइए 30% ही आपको टैक्स देना है। तो ये टैक्स जो है यहां से यहां तक प्रोग्रेसिव है, फिर प्रोपोर्शनल है। और जो टैक्स प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों होता है उसे हम कहते हैं डिग्रेसिव। क्या? डिग्रेसिव टैक्स, अधोगामी कर प्रणाली। ये सब याद होगा। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों है। तो आज का सवाल ये है कि क्यों इनकम टैक्स, जैसे आपको याद होगा, मैं डाटा एक बार लिख देता हूं इनकम टैक्स का डाटा ताकि आपको समझ में आए। 3 लाख तक इनकम टैक्स निल है, 0 है।
फिर 3 से 7 लाख, 3 से 7 लाख तक कितना इनकम टैक्स है? 5%। फिर जो है 7 से 10 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो इनकम टैक्स 10% है। अगर आप 10 से 12 लाख सालाना कमाते हैं तो इनकम टैक्स आपका कितना है? 15% है। अगर आप 12 से 15 लाख कमाते हैं तो इनकम टैक्स आपका कितना है? 20% है। अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं तो इनकम टैक्स 30% है। मतलब अब आप चाहे 16 लाख कमाइए, चाहे 17 लाख कमाइए, इनकम टैक्स आपको 30% ही देना है। सवाल है ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है कि इनकम टैक्स 30% के ऊपर क्यों नहीं लगता है? भाई 40% होना चाहिए, 50%। आखिर क्यों सरकार ने मैक्सिमम इनकम टैक्स के रेट को 30% रखा है? क्यों हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर डिग्रेसिव है, यानी जिसमें प्रोपोर्शनल भी है और प्रोग्रेसिव भी है? ध्यान देंगे ऐसा क्यों है। तो इसके लिए एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था लैफर। क्या नाम था? लैफर। तो ध्यान रखिए, लैफर ने इस बात को समझाया था। लैफर कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एसएससी, सीडीएस, पीसीएस, यूपीएससी, कहीं भी आप अगर इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें लैफर कर्व पूछा गया है। बहुत से कर्व पूछे गए हैं, एसएससी में उठा के देखना, इंडिफरेंस कर्व पूछ दिया गया, लैफर कर्व पूछ दिया गया, कूजनेट्स कर्व पूछ दिया गया, डिमांड कर्व पूछ दिया गया है। ये सब आ चुके हैं सवाल है। मैं इन सबको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल अभी लैफर कर्व के बारे में समझते हैं। तो लैफर कर्व क्या है? देखिए, लैफर ने कॉन्सेप्ट, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि देखिए कुछ बात को ध्यान समझिए, इकोनॉमिक्स है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। ये कोई इतिहास नहीं कि मैं आपको पढ़ाता चला जाऊं आप समझ जाएंगे, दिमाग को लगाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, लैफर ने क्या कहा और वो सिद्धांत हमारे इनकम टैक्स पे क्यों लागू होता है, इसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। अगर मैं आपसे पूछूं गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, तो आप सीधा कहेंगे गवर्नमेंट टैक्स लेती है रेवेन्यू के लिए, मतलब राजस्व के लिए। थोड़ा इकोनॉमिक्स के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यानी सरकार टैक्स वसूलती है ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सके, और इसी रेवेन्यू से देश चलता है। यानी कि गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है उसी से पूरा देश चलता है। ये इसी पैसे से तो सरकार सैलरी देती है, सब्सिडी देती है। तो टैक्स रेवेन्यू यानी कर, इसको हिंदी में कहते हैं कर राजस्व। कर राजस्व देश के लिए बहुत ही जरूरी है, और एक कर राजस्व से ही देश चलता है। कहोगे कर राजस्व क्या है? जो पैसा गवर्नमेंट टैक्स से वसूलती है उसी को कर राजस्व कहते हैं। द मनी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्स नोन एज टैक्स रेवेन्यू, इसी से देश चलता है। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स है। और अगर आप लगातार इस लेक्चर को देखेंगे आप ये समझेंगे कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन जो यूपीएससी लेवल के भी आते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। बस मेरे बात को सुनिएगा, इकोनॉमिक्स को मैं कहानी की तरह बताऊंगा आपको, बस दिमाग खुला रखिएगा। भाई गवर्नमेंट तो टैक्स क्यों लेती है? टैक्स से ही देश चलता है। टैक्स से जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। इसी टैक्स रेवेन्यू से देश चलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाएगी उसको उतना रेवेन्यू मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि टैक्स बढ़ाएगी रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो कह दो कि सर तब तो कोई समस्या ही नहीं है, सरकार टैक्स बढ़ा करके रेवेन्यू इकट्ठा कर ले। आप ये जानो कि हमारा बजट हर साल घाटे का आता है, घाटे का बजट पेश होता है भारत में। सरकार के खर्च ज्यादा हैं, प्राप्तियां कम हैं। तो कहोगे सर तो ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार टैक्स बढ़ा करके अधिक पैसा वसूल ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसको लैफर ने समझाया था। लैफर ने बताया कि एक सीमा तक अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक सीमा तक अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन एक सीमा के बाद
वो टैक्स रेवेन्यू घटने लगेगा। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर सरकार ये सोचती है कि हम जितना टैक्स बढ़ाएंगे उतना टैक्स रेवेन्यू आएगा, ये भ्रम है। एक सीमा के बाद अगर आप टैक्स को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घटने लगेगा। मतलब कहोगे सर ये क्या? अभी इसको समझते हैं ध्यान से। तो पहली बात दिमाग में ये रखिए कि लैफर ने क्या कहा। लैफर ने ये कहा था कि टैक्स रेट बढ़ा करके सरकार कर राजस्व को इकट्ठा कर सकती है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम जितना अधिक टैक्स बढ़ाएंगे उतना ही पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, तो ये नहीं होने वाला। उल्टा आने के बजाय वो टैक्स रेवेन्यू और कम हो जाएगा। इसी को लैफर ने एक कर्व से समझाया था जिसे लैफर कर्व कहते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं लैफर कर्व क्या है ध्यान से। हालांकि वो पीपीटी पे है ही, हालांकि छोटे में आपको दिख रहा होगा, लेकिन चलिए इसको मैं बड़ा भी बनाऊंगा। देखिए आपको दिख रहा है ये लैफर कर्व है। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन पूछा गया है लैफर कर्व उल्टे यू आकार का होता है। किस आकार का? उल्टे यू आकार का। यह है आपका एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। तो जरा जान लो क्या क्या दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे दिखाया, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स पे दिखाया गया टैक्स रेट यानी कर की दर। एक्स पे दिखाया गया है कर की दर और वाई पे दिखाया गया है गवर्नमेंट का रेवेन्यू यानी कर से जो पैसा मिलता है उसको वाई एक्सिस पे दिखाया गया। इसको हम कह सकते हैं कर राजस्व। कर राजस्व वही सरकार का आय होता है। भाई गवर्नमेंट रेवेन्यू का क्या मतलब हुआ? कर राजस्व। तो इस एक्सिस पर टैक्स की रेट को दिखाया गया है और इस पे दिखाया गया है गवर्नमेंट रेवेन्यू को यानी जो टैक्स से पैसा मिलता है। अब देखिए ये कर्व दिखा रहा है जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है। अभी मैं इसको बड़ा भी बनाऊंगा। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। देखिए मानो टैक्स 15% है, हालांकि मैं इसको लिख देता हूं। टैक्स मान लीजिए यहां पर 10% है, 20% है, 30%, ये टैक्स रेट है। टैक्स हमने और बढ़ा दिया। तो टैक्स जब आप बढ़ा रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। देखो इधर टैक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है, लेकिन एक सीमा के बाद देखिए, इसके बाद जहां टी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? टी। इस टी के यानी इसके बाद अगर हम टैक्स बढ़ाते हैं, जैसे इतना करते हैं, तो ध्यान देंगे अगर आप इसके बाद टैक्स बढ़ा रहे हैं तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगा। देखिए इसको मैं बड़े से बनाता हूं, कैसे होगा समझा देता हूं आपको। ये देखिए, आप थोड़ा बड़े में देखेंगे। ये मैं एक बड़े में इस ग्राफ को समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं कर की दर। पेशेंस के साथ समझेंगे। कर की दर हिंदी में कहते हैं टैक्स रेट, ऐसा इंग्लिश में टैक्स रेट कहते हैं। और यहां पर है कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू। कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू। यहां कर है और कर से जो पैसा मिलता है वो यहां दिखाया गया है। और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, अब देखो जैसे मैं यहां लिख दूं ये कर के जैसे 10%, 20%, फिर यहां लिख देता हूं मैं आपको, तो 10 को मिटा देता हूं यहां पे। आप ध्यान रखेंगे इसको। यहां ध्यान रखेंगे, यहां कर की दर है, अभी लिख दूंगा 30%, 40%, 50% मान लीजिए। अब देखिए जब 10% टैक्स है तो गवर्नमेंट को कितना मिला? मान लेते हैं गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला 5 करोड़। मैं ये इमेजिनरी डाटा है, 5 करोड़ सीआर लिख रहा हूं। गवर्नमेंट ने 20% टैक्स लगाया, मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम हो गई 10 करोड़ रुपए। 30% लगाया तो मान लीजिए इनकम बढ़ के गवर्नमेंट की हो गई 20 करोड़ रुपए। ये सब डाटा काल्पनिक है समझाने के लिए। अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया 40%,
अब देखिए, रेवेन्यू बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा? अब आप समझिए, रेवेन्यू बढ़ने के बजाय जरा ध्यान दीजिएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी हो सकता है 7 करोड़ हो जाए। गवर्नमेंट ने 50% टैक्स लगाया, रेवेन्यू और कम हो गया, यानी हो सकता है ये 6 करोड़ हो जाए। तो यानी कि ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि 30% के बाद, ये डाटा काल्पनिक है, कि एक सीमा के बाद जब आप टैक्स बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घटने लग रहा है। देखो ना, यहां तक बढ़ा, फिर और बढ़ाया, फिर घटे। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि एक समय तक तो टैक्स से मिलने वाला पैसा बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा के बाद ये घटने लगेगा कि जैसे जैसे आप 30% के ऊपर टैक्स ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स से मिलने वाली इनकम, जिसको टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, वो कम होती चली जा रही है। तो उसी को लेफर ने बताया था कि एक सीमा के बाद अगर आप कर बढ़ाते हैं तो टैक्स का रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू है, वो बढ़ने के बजाय घटने लगता है। आप जरा देखिएगा, इसी चीज को इस ग्राफ में समझाया गया है। तो ग्राफ आपके सामने है, लेफर कर्व। ये वो मैक्सिमम टैक्स रेट है जिसके बाद अगर टैक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू कम होगा। तो अब आप जानेंगे, लेफर कर्व ये बताता है कि एक सीमा के बाद, यानी टैक्स की एक सीमा होती है, आफ्टर ए पर्टिकुलर लिमिट इफ गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। मतलब अगर एक सीमा से ज्यादा सरकार कर को बढ़ाती है तो सरकार को फायदा के बजाय नुकसान होने लगेगा। कहोगे सर ऐसा कैसे होगा? हाँ, होता है। पता है, जितना ज्यादा कर बढ़ेगा उतना ज्यादा लोगों में डिमोटिवेशन होगा, इन्वेस्टमेंट कम करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई व्यक्ति साल का 10 लाख कमा रहा है, मान लीजिए 20 लाख कमा रहा है, मान लीजिए 20 लाख कमा रहा है, और इनकम टैक्स उसको 50% देना पड़ेगा। यानी हमने कहा ना कि 15 लाख के बाद इनकम टैक्स 30% है। अब सोचिए, अगर इसी 30 को बढ़ा के 40 कर दिया जाए, 50 कर दिया जाए, 70 कर दिया जाए। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप साल का 90 लाख कमा रहे हो और 70% इनकम टैक्स दे रहे हो, 90 लाख का 70% निकाल लेना, तो आप समझ जाओगे कि फिर आपके पास बचेगा क्या। आप मैक्सिमम पैसा तो इनकम टैक्स देने में चुका दोगे। तो अब यहीं से शुरू होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि कमाने से फायदा क्या जब सब इनकम टैक्स में चला जाएगा। और भी समस्या आ सकती है, लोग कर की चोरी शुरू कर देंगे। कर की चोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बता रहे हैं। कर की चोरी को कहा जाता है टैक्स इवेजन कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये आपके सामने है, टैक्स इवेजन। कर की चोरी को कहते हैं टैक्स इवेजन। ये भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि आपका मैक्सिमम पैसा टैक्स में जाएगा, तो आप उसे बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। तो एक सीमा के बाद अगर आप कर ज्यादा बढ़ाते हैं तो 2 तरह की समस्या आएगी। देश का विकास रुक सकता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोग डिमोटिवेट होंगे, और अपने पैसे को बचाने के लिए लोग, हो सकता है, इसका ले सहारा, जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स इवेजन। आपको दिख रहा है। हाँ, अब इसका हिंदी में नाम क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं कर वंचन कहते हैं, शायद देख लीजिएगा, कर वंचन कहते हैं, जिसमें लोग कर को गैर कानूनी तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां से आप समझेंगे टैक्स इवेजन क्या है। जब कर को गैर कानूनी तरीके से बचाया जाता है तो उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। टैक्स इवेजन मीन्स टू सेव द टैक्स इल्लीगली, टू सेव द टैक्स इल्लीगली। जब आप कर को गैर कानूनी तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं तो उस प्रक्रिया को इकोनॉमिक्स में कहते हैं कर वंचन। अब शायद टैक्स इवेजन बोलते हैं, अब हिंदी में कर वंचन, कर अपवंचन, लेकिन इंग्लिश आसान है, टैक्स इवेजन, टैक्स को इवेट करना। तो क्या है टैक्स इवेजन? जब आप गैर कानूनी तरीके से कर को बचाते हैं। तो इसके बहुत से हथकंडे होते हैं। आप अपनी इनकम छुपाओगे, पैसे को आप मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं बता दूं, एक बड़ा फेमस केस हुआ था इसी टैक्स इवेजन को लेकर के। उस केस का नाम है ये पेंडोरा पेपर्स। ये बड़ा पुराना केस है, ये 2003 का है।
आज के 3 साल पहले केस है पेंडोरा पेपर्स। ये एक ऐसा खुलासा था जिसमें बताया जाता है कि सचिन तेंदुलकर भी इसमें फंसे थे, जिसमें यह कहा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने भी टैक्स इवेजन का लिया है सहारा। कैसे लिया है? लोग करते क्या हैं कि जब ज़्यादा पैसा होता है, उनको पता है कि अगर इंडिया में या कहीं रखेंगे तो हमें ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो लोग अपने पैसे को गलत तरीके से उन देशों में पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिसे हम कहते हैं टैक्स हेवन। टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं, टैक्स हेवन, टैक्स हेवन कंट्री। तो टैक्स हेवन कंट्री क्या होती हैं? ये कंट्री का ये कहना है कि आप हमारे यहां पैसा लाइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये वो कंट्रियां हैं जहां पर पैसा पहुंचा, जहां पर टैक्स बहुत कम होता है। तो ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसी पेंडोरा पेपर्स में, ये पेंडोरा पेपर्स एक पत्रकारों का ग्रुप था जिसने एक लंबे छानबीन के बाद ये निकाला कि कितने कितने लोग अपने मनी को इलीगल तरीके से मतलब टैक्स से बचा रहे हैं, यानी टैक्स इवेजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टैक्स इवेजन। तो उसमें सचिन तेंदुलकर के नाम आया, बड़े जैकी श्रॉफ का नाम आया, पाकिस्तान के इमरान खान का नाम आया था। ये लोग करते क्या हैं? अपने पैसे को उन देशों में पहुंचा देते हैं जहां पे टैक्स कम है, और फिर वहां ये बड़े आराम से इन्वेस्ट करते हैं, किसी और के नाम से फर्म खुलवाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस पैसे को वहां पहुंचाने में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल भी करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि अपने पैसे को आप गलत तरीके से किसी और देश में पहुंचाइए। हालांकि ये काम लीगली भी हो सकता है, लेकिन आप लीगली करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को अपने पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कि भई ये इतना पैसा है, कहां से आया। और अगर आप चोरी छिपे पहुंचाएंगे तो वो इलीगल हो गया। तो हालांकि वो मामला दबा दिया गया, लेकिन इसमें यह माना जाता है कि टैक्स इवेजन में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। यही पेंडोरा पेपर्स लीक बड़ा फेमस केस था, ये बड़ा पुराना हो गया है। तो मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया? मैंने एग्जाम्पल दिया कि टैक्स को बचाने के लिए लोग गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अपने पैसे को गलत तरीके से बचाते हैं तो उसे कहते हैं टैक्स इवेजन। और टैक्स इवेजन के साथ साथ अभी आप ध्यान रखेंगे, मैंने एक और नाम लिया था, टैक्स हेवन। तो ये जो कंट्री आपको दिख रही हैं, ये सारी कंट्रियां टैक्स हेवन कंट्री है, टैक्स हेवन। हालांकि टैक्स हेवन कंट्री कहती हैं कि अपना पैसा आप हमारे पास लाइए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए हमारे यहाँ, हम टैक्स कम लगाएंगे। तो आप इसको लीगल तरीके से भी वहाँ पैसा पहुँचा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन टैक्स हेवन कंट्री का इलीगल फ़ायदा उठाते हैं। वो अपने पैसे को, मैक्सिमम पैसे को इलीगल तरीके से इन कंट्री में पहुँचाते हैं और वहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ टैक्स भी कम लगता है। जैसे आप देखो, जो ब्रिटेन का वर्जिन आइलैंड है, बरमूडा है, नीदरलैंड है, ये सब ऐसे कंट्री जो टैक्स हेवन कंट्री हैं। और इस समय ये पुराना, ये तो मतलब पुराना ये लिस्ट है, लेकिन इस समय टैक्स हेवन कंट्री में सबसे ऊपर अमेरिका है। आपको पता है टेस्ला जहां पर है अमेरिका में, आप पता कीजिएगा, अमेरिका में जो टेस्ला कंपनी है उसने भी इन्वेस्टमेंट इसीलिए वहां पे किया क्योंकि वो टैक्स हेवन स्टेट है अमेरिका का। आप बताएंगे टेस्ला का जो प्रोडक्शन सेंटर है वो किस स्टेट में है। हालांकि आपकी एग्जाम पर्पस से तो नहीं, लेकिन जानकारी के पर्पस से ध्यान रखिए कि अमेरिका भी टैक्स हेवन कंट्री में आता है। वो कहता है कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करो, हम टैक्स कम लगाएंगे। तो इसीलिए टैक्स इवेजन मतलब जब आप कर को गलत तरीके से चोरी करते हैं, बचाते हैं कर को। टैक्स हेवन मतलब ऐसी कंट्री जहां पर कर का रेट बहुत कम है, अगर आप अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट करेंगे तो वहां की सरकार आप पे टैक्स कम लगाती है। तो ये सारी कंट्री जो आपको दिख रही हैं, ये सब टैक्स हेवन कंट्री है। कौन सी कंट्री? टैक्स हेवन कंट्री। तो यहां पे दो शब्द ध्यान रखिएगा। टैक्स हेवन कंट्री क्या होती है? टैक्स हेवन कंट्री वो होती हैं जहां पर टैक्स बहुत कम होता है। अगर आप वहां जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां आपको टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा। टैक्स इवेजन क्या है? जब आप अपने पैसे को इलीगली, यानी जब आप इलीगली टैक्स से बचने का प्रयास करते हो तो उसे टैक्स इवेजन कहा जाता है। ठीक है? तो लेफर ने यही समझाया कि अगर एक समय के बाद आप ज्यादा टैक्स वसूलेंगे तो लोग यही सब करना शुरू कर देंगे, टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, लोग किसी और देश में भागना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इनकम टैक्स को एक सीमा तक रखा गया है। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, वो एक लिमिट है उसकी। मैं पढ़ाऊंगा कॉर्पोरेट टैक्स भी क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। तो इसीलिए टैक्स की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद अगर आप टैक्स को बढ़ाएंगे तो यही समस्या आएगी। तो भैया टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स हेवन क्या है, समझ गए आराम से। अब चलिए,
तो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं। तो आज हमने बताया टैक्स इवेजन क्या है। हाँ, एक और शब्द होता है टैक्स एवाइडेंस। दो शब्द है, टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स इवेजन जो लिखा है, एक होता है टैक्स एवाइडेंस। टैक्स एवाइडेंस, टैक्स एवाइडेंस क्या होता है? ये दोनों में अंतर क्या है? ये इलीगल होता है, टैक्स इवेजन इलीगल होता है और टैक्स एवाइडेंस लीगल होता है। यानी जब आप लीगल तरीके से अपने पैसे को बचाने का प्रयास करते हैं टैक्स से, तो उसे हम लोग टैक्स एवाइडेंस कहते हैं। तो टैक्स इवेजन क्या है? इलीगल तरीके से अपने पैसे को टैक्स से बचाना। टैक्स एवाइडेंस क्या है? लीगल तरीके से अपने पैसे को टैक्स से बचाना। कहोगे सर ये क्या? हाँ, होता है लीगल। इसमें क्या होता है कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, इंश्योरेंस होते हैं। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, जीवन बीमा कराया है, या गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड लिया है, ऐसे बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम लाती है, या इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मेथड होते हैं गवर्नमेंट में कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट आपको टैक्स से कुछ छूट दे देती है। ठीक है, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया या कुछ ऐसा ले लिया, तो गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसे आप स्कीम में पैसा लगाए हैं तो आपको टैक्स से छूट मिल जाएगी। तो टैक्स एवाइडेंस के बहुत सारे रास्ते होते हैं। भाई लोग सीए के पास क्यों जाते हैं? आपने देखा होगा, लोग कंपनी में सीए, हर कंपनी का अपना सीए होता है, तो सीए को पूरा आइडिया होता है। वो सीए समझाता है कि कहाँ कहाँ पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन वो लीगल होता है, इलीगल नहीं होता। इलीगल मतलब बिना गवर्नमेंट को बताए आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो वो टैक्स इवेजन होगा। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से आप टैक्स को बचा रहे हैं, गवर्नमेंट के जो आपको स्कीम दिखाई है उसके तहत आप टैक्स को बचा रहे हैं, तो उसको टैक्स एवाइडेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स एवाइडेंस। तो कृपया करके 3 शब्दों को मत भूलिएगा। टैक्स एवाइडेंस, लीगल तरीके से टैक्स को बचाना। टैक्स इवेजन, गैर कानूनी मतलब इलीगल तरीके से कर को बचाना। टैक्स हेवन क्या है? ऐसी कंट्री जहां पर टैक्स बहुत कम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी टैक्स के रेट को एक लिमिट से आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लैफर कर्व उल्टे यू आकार का क्यों है, तो आप ये समझ जाओगे कि लैफर कर्व उल्टे यानी कि यू आकार का इसलिए होता है क्योंकि एक सीमा के बाद टैक्स बढ़ाने से टैक्स से मिलने वाला पैसा कम हो जाता है, उससे सरकार को फायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। इसीलिए हमारे इंडिया में आप देखोगे इनकम टैक्स की लिमिट कितनी रखी गई है? 30%। 30% के बाद इंडिया गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगाती है। ठीक है, क्योंकि 30 से 40 किया, 50 किया, 60 किया तो लोग वही काम करेंगे, उल्टा देश को नुकसान होगा। पैसा टैक्स हेवन कंट्री में जाना शुरू हो जाएगा, लोग इलीगल तरीके से पैसे कर टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगा। थोड़ा इकोनॉमिक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको आज लैफर कर्व बताया, लैफर कर्व का क्या रेलिवेंस है वो बताया, टैक्स एवाइडेंस क्या है वो बताया, टैक्स इवेजन क्या है वो बताया, और कल वाले आज वाले लेक्चर को आराम से दोनों पढ़ के नोट्स बनाएंगे। और कल इस लेक्चर का पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं समझाऊंगा सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। इकोनॉमिक्स में आप देखिए एसएससी में पूछा गया है ये सब चीजें, अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। एसएससी क्या हर एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, सब में सब क्वेश्चन आए हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसको कंटिन्यू देखिएगा और कृपया करके बिना पहला वाला पार्ट देखे इसको मत देखिएगा। ठीक है, दोनों को देखिएगा, दोनों को नोट्स बना करेंगे। कल इसी लेक्चर का पार्ट 3 आएगा। तो मैं अब टैक्स के और भी प्रकार बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, वैट क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, इन सारे बातों को अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।